जमीला रानी, जमीला। यस मैम। जी बेटा, आप मुझे बताएंगी व्हाट इज इस्कीमिया? मैम जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है किसी ऑर्गन को उससे, ठीक है, ठीक है। और जब हमारे पास ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है फिर उसे हम हाइपोक्सिया कहते हैं। ओके, गुड गुड, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट आर फ्री रेडिकल्स? व्हाट आर फ्री रेडिकल्स? फ्री रेडिकल्स, अच्छा, इस्कीमिया और हाइपोक्सिया आपको क्लियर है। फ्री रेडिकल्स आप किसको डिफाइन करते हैं? बेसिकली फ्री रेडिकल्स ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल्स विद अनइवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नॉर्मली आपको पता है कि जो भी रेडिकल्स होते हैं उसमें इवन नंबर प्रेजेंट होता है, ठीक है, 2, 4, जिसकी वजह से वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, राइट। फ्री रेडिकल्स वो वाले ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके जो एक्सटर्नल ऑर्बिट होता है उसमें अनइवन या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जब अनइवन नंबर होते हैं मींस ऑड नंबर होते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, वो 5 भी हो सकते हैं, वो 7 भी हो सकते हैं। और जब ऑड नंबर एग्जिस्ट करते हैं उनके ऑर्बिट्स में, तो ये अलाउ करता है उन मॉलिक्यूल्स को टू रिएक्ट विद अदर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जब भी किसी भी मॉलिक्यूल्स में उसके एक्सटर्नल ऑर्बिट में अनइवन या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो वो जो मॉलिक्यूल होता है दैट बिकम मोर रिएक्टिव इन नेचर, and those radicals or those molecules are known as free radicals. Is it clear? यस मैम। ओके, तो इसी तरह फ्री रेडिकल इंजरी, फ्री रेडिकल्स इंजरी के ये है कि हमारी बॉडी में जो भी इम्बैलेंस क्रिएट होता है, आपको पता है ना हमारी बॉडी में नेचुरली हर चीज का अल्लाह ताला ने एक एंटी फैक्टर रखा होता है हर चीज का, ठीक है। अब जब इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है बिटवीन फ्री रेडिकल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, आपको पता है नेचुरली और एक्सटर्नल सोर्सेस से हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कुछ तो हमारी बॉडी जिस तरह सिंथेसाइज करती है कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। तो वो जो नेचुरली हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है एंटीऑक्सीडेंट्स, बेसिकली वो बैलेंस क्रिएट करती है अगर हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स जो डेवलप हो रहे हैं, और उसके रिस्पॉन्स में उनको बैलेंस करने के लिए नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट सिंथेसाइज करती है हमारी बॉडी। और कुछ हम एक्सटर्नल सोर्सेज से लेते हैं, अपनी डाइट के थ्रू लेते हैं, ठीक है। अब जिस तरह विटामिन सी है उसका भी एंटीऑक्सीडेंट रोल होता है, राइट। तो जब इनबैलेंस क्रिएट हो जाता है बिटवीन फ्री रेडिकल्स इन द बॉडी एंड एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ठीक है। मैं यहां पर लिख भी देती हूँ ताकि आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उसको कहते हैं हम, क्लियर। whenever there is imbalance between free radicals and antioxidants in our body, that condition is known as oxidative stress, and oxidative stress is one of the major cause for cell injury, clear? Yes, ma'am. Okay, next is toxic injury, toxins और टॉक्सिक इंजरी। इसकी मल्टीपल बेसिक रीजंस हैं। इसको अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो इसमें डिफरेंट केमिकल्स आ जाते हैं, डिफरेंट टॉक्सिन्स आ जाते हैं। टॉक्सिन्स कौन से हो सकते हैं? बैक्टीरियल टॉक्सिन्स हो सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कि
कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर पायोजेनिक इन नेचर, वो पस प्रोड्यूस करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं दे आर टॉक्सिक इन नेचर, वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इनमें बैक्टीरिया भी आ सकते हैं। कोई भी स्नेक वेनम वो भी टॉक्सिक है। ठीक है, कोई केमिकल्स, ठीक है, ये सारी कॉजेज जो हैं बेसिकली सेल इंजरी को अल्टीमेटली कॉज करते हैं। फ्री रेडिकल इंजरी की मैं बेस्ट एग्जांपल आपको अगर कोट करूं तो उसकी आप बेस्ट एग्जांपल एज ए रेडिएशन कोट कर सकते हैं। ठीक है, रेडिएशंस। ठीक है, तो ये इसकी थी। अगर हम नेक्स्ट अब टन बाय टन चलते हैं, ये मेजर 3 टाइप्स थी। ठीक है, नाउ आई एम शिफ्टिंग द स्लाइड टुवर्ड्स इस्कीमिक एंड हाइपोक्सिक इंजरी। विजिबल है सबको? यस मैम। ओके ओके, अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर आप देखें एक फ्लो डायग्राम मैंने एक ऐड किया, हम उसको जरा पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा वो फॉन्ट छोटा तो नहीं है इसका? समझ आ रही है आप लोगों को? यस मैम, समझ आ रही है। ओके, अच्छा जी, अब सबसे पहले आप ये देखें यहाँ पर कर्सर जहाँ पे मैं मूव करूँ, दिस इज सेल इंजरी। हाउ दिस सेल इंजरी हैज हैपेंड, देयर आर मल्टीपल रीजंस। ठीक है, मल्टीपल रीजंस में अगर आप फ्रॉम वेरी फर्स्ट स्टार्ट करें, इस्कीमिया, दिस इज इस्कीमिया। ठीक है, दिस इज शोइंग ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल के अंदर दिस इज ब्लड, और यहाँ पर ब्लड वेसल के अंदर एक क्लॉट बन गया है, ब्राउन सा जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ब्लड के अंदर क्लॉट बन गया है। क्लॉट बनने के रिस्पॉन्स में ये जो ब्लड सप्लाई यहाँ से हो रही थी, वो डिपेंडेंट पार्ट्स को ब्लड नहीं मिल रहा। ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इन द ब्लड वेसल। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर देखें, ये ब्लड सप्लाई यहाँ पर है, लेकिन अगर आप इस एरिया में देखें तो ये आपको येलो नजर आ रहा है, दैट इंडिकेट्स नो ब्लड सप्लाई, इस्कीमिक कंडीशन। क्लियर? यस मैम। ओके, अच्छा, ओके, अब जब इस्कीमिया डेवलप होता है, इट मींस कि आपके ये जो ब्लड वेसल्स के ये वाले डिपेंडेंट पार्ट्स हैं, इन सेल्स को ब्लड नहीं मिल रहा। अल्टीमेटली क्या होगा, लो ऑक्सीजन सप्लाई। ऑक्सीजन भी तो ब्लड के थ्रू ही मिलती है ना सेल्स को। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस्कीमिया के रिस्पॉन्स में यहाँ पर लो ऑक्सीजन सप्लाई, अगर आप यहाँ पर भी देखें तो ये इंडिकेट करता है इस्कीमिया लीड्स टू लो ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, और जब हमारे सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, जितनी क्वांटिटी में हमारे सेल्स को रिक्वायर्ड होती है, अगर उतनी रिक्वायर्ड ना ऑक्सीजन सप्लाई हो, ठीक है, उतनी जितनी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है हमारे सेल्स को, अगर उतनी ऑक्सीजन सप्लाई ना हो, इस्कीमिया और हाइपोक्सिक कंडीशन डेवलप हो जाए, it leads to cell injury because most of the functions in the cell are dependent on the oxygen. ठीक है, अब जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो अल्टीमेटली सेल के अंदर जो फंक्शंस हो रहे हैं, जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट हैं, डेफिनेटली दे विल बी डिस्टर्ब। ठीक है, और उन डिस्टर्बेंस के रिस्पॉन्सेज में अल्टीमेटली सेल इंजरी डेवलप हो जाती है। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, नेक्स्ट। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम इधर बात करते हैं, ये आपको मल्टीपल इटियोलॉजीज हैं। ठीक है, कोई एक इटियोलॉजी नहीं है। रेडिएशन, जिस तरह मैंने अभी आपसे एग्जांपल कोट किया फ्री रेडिकल्स की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं रेडिएशन, अब रेडिएशन में वो वाली सारी रेडिएशंस इंक्लूडेड हैं जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे सेल्स के लिए अल्टीमेटली हार्मफुल है। ठीक है, वो वाली रेडिएशंस जो हमारे सेल्स को डिस्टर्ब करती हैं, हमारे सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन सब प्रोविजन नहीं होने देती। ठीक है, सारी रेडिएशंस इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट, इन्फ्लेमेशन। ठीक है, हमारी बॉडी में जब भी कोई
इन्फेक्शन होती है, कोई भी इंजरी होती है, तो जब भी इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स में हमारे बॉडी के जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है, अल्टीमेटली वहां पर जो ऑक्सीजन होती है सेल्स को सप्लाई, वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी मीन्स any toxicity, any toxic chemical, any harmful substance जो अल्टीमेटली आपकी ऑक्सीजन सप्लाई को हिट करता है। ठीक है। इसी तरह डिफरेंट केमिकल्स जो इन डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे अल्टीमेटली आपकी ऑक्सीजन प्रोविजन को डिस्टर्ब करता है। ठीक है। रीपरफ्यूजन इंजरी, रीपरफ्यूजन इंजरी बेसिकली इसको कहते हैं जहां पर भी प्रॉपर रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यूट्रिशन ना हो, सेल्स को जो जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, अगर वो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जिसमें प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन भी हो सकती है, जिसमें ब्लड सेल्स भी हो सकते हैं, जिसमें ऑक्सीजन भी हो सकती है और डिफरेंट सॉल्यूट्स भी हो सकते हैं, अगर वो प्रॉपर रिक्वायर्ड ना हो, सेल्स को प्रॉपर उनको उसको ना मिले। ठीक है। और ये जो भी कॉजेज हैं, वो केमिकल्स हो, वो इन्फ्लेमेशन हो, वो रेडिएशन हो, अल्टीमेटली उनका जो टारगेट होता है दैट इज ऑन ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है। अब जब भी ऑक्सीजन सप्लाई को इनमें से रेडिएशन, इन्फ्लेमेशन या ऑक्सीजन या केमिकल, इनमें से कोई भी कॉज, एक कॉज भी हो सकती है, दो भी साइमल्टेनियसली प्रेजेंट हो सकती हैं, तीन भी प्रेजेंट हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं। ठीक है। कोई एक इटियोलॉजी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। ठीक है। एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, मल्टीपल भी हो सकती हैं। अच्छा, अब इनमें से जब भी ऑक्सीजन को डायरेक्टली ये हिट करती है, कोई भी एक कॉज या मल्टीपल कॉजेस, तो अल्टीमेटली वहां पर एक्टिवेटेड ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस हो जाती हैं। ठीक है। जिन्हें हम कहते हैं ROS। ROS stands for reactive oxygen species। reactive oxygen species। ठीक है। तो जब इन कॉजेज में से, इन इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में से कोई भी ऑक्सीजन सप्लाई को डिस्टर्ब करता है और ऑक्सीजन डिस्टरबेंस होने के रिस्पॉन्स में वहां पर एक्टिवेटेड ऑक्सीजन स्पीशीज या ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है। अब जब रिएक्टिव, और इनके एग्जांपल्स ये हैं O2, H2O2 एंड OH। ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं ROS की, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की। अब इनमें से जो कोई एक भी प्रोड्यूस होती है, दो भी हो सकती हैं, या साइमल्टेनियसली तीनों भी हो सकती हैं, कोई भी इसमें से ROS प्रोड्यूस हो जाती है और वो टारगेट करती है किसी भी सेल को। ठीक है। और अगर ये ROS जिस भी सेल को हिट करती हैं, वहां पर ये सेल इंजरी कॉज कर देती है। क्लियर? Yes, ma'am. ओके। ठीक है। तो इस रिस्पॉन्स में, जिस तरह ये भी आपको मैंने कैटेगराइज किया है कि जी इस्कीमिया, हाइपोक्सिया या फ्री रेडिकल्स, वो किस तरह सेल इंजरी कॉज करते हैं। दिस इज द फ्लो डायग्राम दैट is showing how cell injury happens due to these etiologies. Okay? Yes, अच्छा ma'am. जी, next, this is the biochemical pathway that is showing how cell injury happens. अच्छा, अब इसमें ये है, सबसे पहले अगर आप देखते हैं इस्कीमिया, ठीक है, जिस तरह पीछे आपको दिखाएगा, दिस इज द ब्लड वेसल। ठीक है। फर्दर ये बाइफरकेट हो जाती है इनटू स्मॉलर वेसल्स में, यहाँ पर अगर आप देखते हैं, लेकिन ड्यू टू सर्टेन रीजन, ड्यू टू एनी डिफेक्ट इन द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है और अल्टीमेटली क्या होता है, यहाँ पर तो नॉर्मल ब्लड है, लेकिन क्लॉट फॉर्मेशन के रिस्पॉन्स में यहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं है, राइट। और यहाँ पर इन एरियाज में इस्कीमिया डेवलप हो चुका है। ठीक है। और इस्कीमिया जब भी डेवलप होता है, वो एक्टिवेट कर देता है माइटोकॉन्ड्रिया को, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल्स
आर एक्टिंग एज एनर्जी हाउसेस। पता है ना आपको? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. अब यहाँ अब जिन सेल्स को ऑक्सीजन या जिन सेल्स को बेसिकली हमारे सेल्स को ब्लड सप्लाई क्यों रिक्वायर्ड होती है? एनर्जी के लिए। ठीक है। जिन सेल्स को ब्लड सप्लाई नहीं होगी दे विल बी एनर्जी डेफिशिएंट और अल्टीमेटली दे विल बी डेड विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है। अच्छा जी, तो ये जब भी इस्कीमिया फिर होता है तो वो उसका ऑल्टरनेट वे में माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल्स में प्रेजेंट होते हैं दे गेट एक्टिवेटेड। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया उसको कंपनसेट करने के लिए एक्टिवेट होते हैं, लेकिन उनकी भी एक लिमिट है। ठीक है। अगर पीछे से बिल्कुल ही ब्लड सप्लाई हो गई है तो अल्टीमेटली ये सेल्स तो अल्टीमेटली डेड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जब एक्टिवेट होता है तो उसमें क्या होता है, उसके डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, बायोकेमिकल पाथवेज हैं। अगर उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देखते हैं जो उसमें प्रोसेस डेवलप होता है दैट इज ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक है। जब माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्ट होता है एक सर्टेन पीरियड के लिए तो माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिवेशन होती है। ठीक है। लेकिन अगर इटियोलॉजी रिमूव ना हो, अगर ये जिस वजह से क्लॉट फॉर्मेशन हुई है ये क्लॉट अगर एट वंस ये सर्टेन पीरियड के बाद खत्म नहीं होता तो एट द एंड क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। और उसका मेजर और मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट क्या आता है, दैट इज डिक्रीज्ड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन बेसिकली ऐसा मैकेनिज्म है जो आपके एटीपी प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया एक लिमिट तक, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक तो वो इसको कंपनसेट करते हैं, लेकिन जब उसकी भी अपनी एक लिमिट क्रॉस कर जाती है तो अल्टीमेटली उसका जो एक ये फॉस्फोराइलेशन मैकेनिज्म होता है टुवर्ड्स डाउन साइड आना शुरू हो जाता है। ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ इट इंडिकेट्स डिक्रीज्ड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। क्लियर? और जब ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन मैकेनिज्म स्लो डाउन होता है टुवर्ड्स डाउन साइड जाता है और अल्टीमेटली लो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ठीक है। लो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ठीक है। जब लो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी होती है, ठीक है, डिक्रीज्ड सोडियम पंप क्लास है। बेटा एक मिनट। ठीक है। ओके। डिक्रीज्ड एटीपी। ठीक है। और जब डिक्रीज्ड एटीपी होती है तो उसके रिस्पॉन्स में लो सोडियम पंप। अब ये लो सोडियम पंप या सोडियम पंप नॉर्मली ग्लाइकोलिसिस और बाकी जो ये इफेक्ट्स अभी मैं आपसे डिस्क्राइब करती हूँ ये सारे कहाँ पर हो रहे हैं, सेल के अंदर। ठीक है। ये सारे मैकेनिज्म्स जो ये इवन यहां से इस्कीमिया से जहां पर ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको बताया, ऑल दिस हैपेंस इन द सेल। ठीक है। अच्छा, अब लो एटीपी प्रोडक्शन के रिस्पॉन्स में लो सोडियम पंप। ठीक है। आपको पता है ना कि जब भी ये पंपिंग होती है सेल की तो इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स होता है। ठीक है। तो डिक्रीज्ड सोडियम पंपिंग जो होती है और ये स्ट्रेंथन और सेल मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए ये पंप नेचुरली प्रेजेंट होता है। अब जब भी डिक्रीज्ड सोडियम पंप होता है उसके रिस्पॉन्स में दो चीजें होती हैं। ठीक है। इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम मींस वाटर एंड सोडियम। ठीक है। और ई फ्लक्स का मतलब है पोटेशियम बाहर निकलना शुरू हो जाती है और कैल्शियम और सोडियम का जो होता है इनफ्लक्स सेल के अंदर आना शुरू हो जाती है। ठीक है। और जब ये अंडर नॉर्मल कंडीशन होता है, कोई इस्कीमिक कंडीशन नहीं होती, तो ये ऑपोजिट रिस्पॉन्स होता है। क्लियर? जब ये स्टेज आ जाती है जिसमें इंक्रीज्ड इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, वाटर एंड सोडियम एंड इंक्रीज्ड इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम,
जब ये डेवलप हो जाता है, ये स्टेज सेल में आ जाती है और अल्टीमेटली इट लीड्स टू सेलुलर स्वेलिंग। ठीक है, सेलुलर स्वेलिंग। आई रिमेम्बर कि मैंने आप लोगों को एक माइक्रो फोटोग्राफ दिखाई थी जिसमें सेलुलर स्वेलिंग को डिस्क्राइब किया गया था। Yes, इज ma'am. इट? Yes. ठीक है, सेलुलर स्वेलिंग एंड लॉस ऑफ माइक्रोविलाई और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेलिंग। ठीक है, ये सारा फिर रिस्पॉन्स आ जाता है। और मैंने सेल इंजरी के ही रिस्पॉन्स में आपको सेलुलर स्वेलिंग की स्लाइड दिखाई थी। वो किस तरह सेलुलर स्वेलिंग होती है, दिस इज द मैकेनिज्म। ओके, अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाए। Yes, ma'am. डिक्रीज्ड एटीपी रिस्पॉन्स में इंक्रीज्ड ग्लाइकोलिसिस हो जाती है। आपकी बॉडी में, आपके सेल्स में एटीपी प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं है, उसका लो लेवल है। ठीक है, तो जो आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर है, जो भी एनर्जी सोर्सेज हैं, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। वो एनहांस्ड रेट पे वो मैकेनिज्म, ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, वो क्यों होता है? बिकॉज एटीपी जितनी सेल को रिक्वायर्ड है वो नहीं है, वो लो लेवल पे है प्रोडक्शन उसकी। ठीक है, जब भी एटीपी प्रोडक्शन लो लेवल पे होती है देन रिक्वायरमेंट, और ये इसको एनकाउंटर करने के लिए, ठीक है, इंक्रीज ग्लाइकोलिसिस का रिस्पॉन्स सेल के अंदर डेवलप हो जाता है। अब जब इंक्रीज ग्लाइकोलिसिस होती है तो इट लीड्स टू डिक्रीज्ड ग्लाइकोजन एंड, और जब डिक्रीज ग्लाइकोजन होती है तो अल्टीमेटली उस सेल की पीएच जो होती है टुवर्ड्स एसिडिक साइड जाना शुरू हो जाती है। ठीक है, एसिडिक साइड पे जब लो पीएच हो जाती है तो फिर क्या होता है, जब भी एसिडिक, नॉर्मली क्या होती है पीएचडी, तब वो पीएच, नॉर्मली पीएच क्या होती है, न्यूट्रल होती है, टुवर्ड्स, स्लाइटली टुवर्ड्स बेसिक साइड होती है, स्लाइटली टुवर्ड्स बेसिक साइड। ठीक है, लेकिन जब ग्लाइकोलिसिस का मैकेनिज्म या ग्लाइकोलिसिस का जो साइकिल होता है, अगर वो एनहांस्ड रेट पे हो तो उसके रिस्पॉन्स में पीएचडी टुवर्ड्स एसिडिक साइड पे चली जाती है। ठीक है, और इसके रिस्पॉन्स में जो न्यूक्लियर क्रोमाटिन मटेरियल होता है, दे गेट क्लम्प्ड, एग्रीगेट कर जाते हैं, क्लम्पिंग हो जाती है उनकी। ठीक है, वो आपस में सुकड़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, अब बाकी डिक्रीज्ड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के अदर इफेक्ट्स जो बॉडी पे आते हैं, दैट इज डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स। नॉर्मली राइबोसोम्स जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ठीक है, जिसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी होती है जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। पढ़ा था ना आपने सेल साइकिल, वो मैंने आपको कहा था कि सेल स्ट्रक्चर को एक दफा गो थ्रू हो जाए। Yes, ठीक ma'am. है, Protein तो synthesis. हाँ, तो अब वो जब राइबोसोम्स जो होते हैं डिटैच होना शुरू हो जाते हैं जब भी लो एटीपी प्रोडक्शन होती है। ठीक है, और जब भी डिटैच्ड हो जाते हैं राइबोसोम्स, तो उसमें क्या होता है, उन सेल्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म जो होता है, या प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो लो रेट पे होती है। ठीक है, डिक्रीज्ड प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, और जब डिक्रीज्ड प्रोटीन सिंथेसिस होती है, यू आर अ न्यूट्रिशनिस्ट, यू नो, लिपिड डेपोजिशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है सेल्स के अंदर। ठीक है, और जब लिपिड डेपोजिशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, इट लीड टुवर्ड्स अ पैथोलॉजिकल कंडीशन विच इज नोन एज फैटी चेंज। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है जी, इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज क्लियर नहीं है इससे रिलेटेड, यू कैन आस्क। मैम लिपिड डेपोजिशन का नहीं पता चल रहा। सॉरी बेटे, जब आपकी जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, अब देखें जो लोग जिस तरह ये आपको मैं आपके फील्ड से अगर एग्जांपल दूं, वो कहते हैं कि जी अगर डाइटिंग करनी है तो आप प्रोटीन इनटेक ज्यादा कर लें। ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे कोट कर रही हूँ। ठीक है, प्रोटीन इनटेक आप इंक्रीज करें। प्रोटीन इनटेक से क्या होता है
कि जो लिपिड्स होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं फॉर एटीपी प्रोडक्शन। लिपिड जो होते हैं वो आपके मोबिलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, लिपिड स्टोर्स जो होते हैं वो मोबिलाइज हो जाते हैं। लेकिन अगर प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है, प्रोटीन इनटेक आप कम कर देते हैं, तो अल्टीमेटली लिपिड्स जो होते हैं वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन डिक्रीज होने के रिस्पॉन्स में एटीपी लो होती है, ठीक है, एटीपी लो होने के रिस्पॉन्स में उन सेल्स के अंदर जहां पर एटीपी प्रोडक्शन लो है वहां पर डिक्रीज्ड प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस जब डिक्रीज होती है तो वहां पर लिपिड डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, और जब विद द पैसेज ऑफ टाइम लिपिड्स मल्टीपल सेल्स में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, उस एक चेंज को जबकि लिपिड्स जो हैं सेल के साइटोप्लाज्म में डिपॉजिट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स, ठीक है, उस चेंज को हम कहते हैं फैटी चेंज, एंड दैट इज पैथोलॉजिकल कंडीशन। क्लियर है मैम। ठीक है, तो फैटी चेंज का एक पूरा टॉपिक है आपका ये जनरल पैथोलॉजी में, तो वो फर्दर जो किस तरह वो मैकेनिज्म्स डेवलप होते हैं, किस तरह ये सारा होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है जी। और मैम किसी का कोई क्वेश्चन? जी जी। मैम इस्कीमिक कंडीशन में जब माइटोकॉन्ड्रिया पे इफेक्ट होगा तो उसने भी तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही करनी है, पर ऑक्सीजन तो उसे मिल ही नहीं रही, तो माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग तो फौरन डिस्टर्ब हो जाएगी। बेटे जब इस्कीमिया होता है तो आपके जो ब्लड सप्लाई हो रही है ना सेल्स को, अगर आप एक सेल की को इमेजिन करें, ठीक है, जो उसको सेल सप्लाई हो रही है, सेल सप्लाई रुक गई है, इस्कीमिया हो गया, लो हो गई है ब्लड सप्लाई, तो आपकी बॉडी के सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, वो उसको कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है। कंपनसेशन होती है ना, जिस तरह आपने सुना होगा या आपने कभी किसी का देखा भी होगा, वो कहते हैं कि जी इसका एक किडनी जो है वो फेल हो गया, तो वो क्या होता है, उसमें ये तो नहीं होता कि बॉडी डेड नहीं होती, वो आपका जो सेकंड किडनी होता है वो कंपनसेशन उसकी शो करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया वो एक्ट करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी हाउसेज हैं, ठीक है। एनर्जी हाउसेज मीन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन प्रोडक्शन, ठीक है, लेकिन वो एक लिमिट तक करते हैं। ये मैंने आपको बताया ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता रहता है, लेकिन अल्टीमेटली वो टुवर्ड्स डाउन साइड आना शुरू हो जाता है, ठीक है, और टुवर्ड्स डाउन साइड भी एक लिमिट तक वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और जब बिल्कुल जीरो लेवल पे चला जाता है सेल बिकम डेड, ठीक है। और दो स्टेजेस मैंने आपको बताई थी, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, ठीक है। अगर तो माइटोकॉन्ड्रिया इस हद तक है कि वो ऑक्सीजन एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है, और वो इटियोलॉजी इस्कीमिया पीछे से खत्म कर दिया जाए, इटियोलॉजी रिमूव कर दी जाए, तो तब वो रिवर्सिबल कंडीशन में चला जाता है, ठीक है, सेल जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है दोबारा। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया इस हद तक एटीपी प्रोडक्शन लो लेवल पे आ गया, तो देन दैट सेल गोज टुवर्ड अ स्टेट दैट इज इरिवर्सिबल इन नेचर, फिर सेल अल्टीमेटली डेड होता है, फिर उसकी रिवर्सिबिलिटी के चांसेस जीरो है, ठीक है। इसीलिए आपको कहा था, बताया था मैंने आपको कि दो तरह से इंजरी, सेल इंजरीज होती हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ये सारे प्रोसेस एक लिमिट तक और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के साथ हैपन होते हैं। जी क्लियर? यस मैम। ओके। मैम जब ग्लाइकोजन भी कम हो जाता है और प्रोटीन सिंथेसिस भी कम हो जाती है, फिर होना चाहिए बॉडी को लिपिड करने चाहिए एनर्जी के लिए। जी मैम जब ग्लाइकोजन भी कम हो जाता है बॉडी में और प्रोटीन्स भी कम हो जाते हैं, तो मैम होना तो ये चाहिए तो लिपिड्स को यूज करना चाहिए एनर्जी के लिए फिर। तो एनर्जी, देखिए मेरी बात सुने, सिर्फ ये तो नहीं है कि प्रोटीन कम हो गई और लिपिड वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। लिपिड की, आपको पता है कि लिपिड की भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स भी होती हैं, ठीक है, लिपिड की डिफरेंट फॉर्म्स में फ्री फैटी एसिड्स भी होते हैं, लेकिन ये इस फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में।
वो आपकी अगर लिपिड की एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं तो उसके लिए भी तो पहले इसकी ब्लड सप्लाई में लिमिट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में हेल्प आउट करता है, लेकिन फिर अल्टीमेटली जब ऑक्सीजन ही नहीं है, ठीक है, तो लिपिड जो है वो आपकी बॉडी के लिए एटीपी प्रोड्यूस नहीं कर सकते ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, और ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इसी चेंज को हम फैटी चेंज कहते हैं। जी क्लियर? यस मैम। ओके ठीक है बच्चों, टुडे वाज अबाउट सेल इंजरी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इंजरी। ठीक है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। अब मेरी एक मीटिंग है, ठीक है, तो आज का बस यही था सेल इंजरी से रिलेटेड। लेटर ऑन इंशाल्लाह सी यू टुमारो। ठीक है, एक दफा इसे गो थ्रू आप हो जाइएगा, तो अगर कोई क्वेश्चन हो कल आप पूछ लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, गुड लक, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। Yes, ma'am.